Hello friends, today we will discuss the lecture second for the advanced super finishing technology. जैसे कि हमने एडवांस सुपर फिनिशिंग टेक्नोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था, इसी तरह मैं रिपीट करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जैसे मैन्युफैक्चरिंग को जो भी जितने भी प्रोसेसेस है उसको क्लासिफाई करते हैं। कास्टिंग जो हमने पढ़ लिया है, फॉर्मिंग जो हम पढ़ने वाले हैं, मशीनिंग जो आपने MP1 के सब्जेक्ट में मशीनिंग प्रोसेस पढ़े हुए थे। जैसे कि मान लो लेथ के ऊपर काम करते हो, शेपर मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, वो दर एक मशीन पे जो भी प्रोसेस होता है दैट इज़ मशीनिंग प्रोसेस। जॉइनिंग यानी वेल्डिंग जो हमने पढ़ लिया है, और फिनिशिंग जो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट किया था और ये लेक्चर में हम फिनिश करेंगे। क्लियर? सो व्हाट इज़ एडवांस सुपर फिनिशिंग टेक्नोलॉजी। जैसे हमने बात किया था कि सुपर फिनिशिंग करने की ज़रूरत पहले तो क्या है। तो जब भी आप कुछ भी प्रोसेस करते हो, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो भी आपने जो काम किया है उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं होता है, या फिर अच्छा भी होता है लेकिन इफ़ यू वांट टू सेल दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट, कस्टमर को वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए आपको उसके ऊपर फिनिशिंग प्रोसेस करना पड़ता है। फिनिशिंग प्रोसेस से कुछ भी मटेरियल रिमूवल या ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया हुआ है उसका शाइनिंग बढ़ता है, उसका सरफेस फिनिश इम्प्रूव होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे आप कुछ भी प्रोडक्शन प्रोसेस करते हो, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आप उसके ऊपर कुछ ऑयल या ग्रीस या दूसरी कुछ इम्प्योरिटीज़ है दैट यू हैव टू रिमूव। मान लो कि जैसे कुछ डर्ट लगा है या ऑयल लगा है। ऑयल और ग्रीस कैसे लगता है? तो आप कोई भी मशीन में काम करते हो, मशीनिंग प्रोसेस करते हो, तो हो सकता है कि आपने कुछ कूलेंट यूज़ किया है। कूलेंट वो ऑयली होता है, उसमें ऑयल पार्टिकल्स होते हैं, तो वो डायरेक्टली आप प्रोडक्ट आप कस्टमर को सेल नहीं कर पाते हो। उसके लिए आपको उसको वॉश करना पड़ता है या उसको पोंछ कर आपको साफ करना पड़ता है। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ सुपर फिनिशिंग टेक्नोलॉजी। हमने लास्ट लेक्चर में ये जो 7 अलग अलग सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है, कौन कौन सी? लैपिंग, हॉनिंग, बफिंग, बैरल टबलिंग, बर्निशिंग, पावडर कोटिंग एंड पॉलिशिंग, उसमें से जो पहली 4 है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लैपिंग किया था, हॉनिंग, बफिंग और बैरल टम्बलिंग हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। बैरल टम्बलिंग में क्या था कि आप मोर देन 1 पार्टिकल्स आप कुछ बैरल में डालेंगे और उसके ऊपर बैरल को घुमाएंगे, और जो भी बैरल टम्बलिंग में प्रोसेस होता है तो जो लूज बर्स होता है या जो शार्प एजिस है वो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। सो टुडे वी विल सी बर्निशिंग, पाउडर कोटिंग एंड पॉलिशिंग प्रोसेस। ये 3 में सबसे इम्पोर्टेंट है वो बर्निशिंग प्रोसेस। बर्निशिंग प्रोसेस में क्या होता है, तो सबसे पहले तो वो समझ लेंगे व्हाट इज बर्निशिंग। Burnishing is the plastic deformation of a surface due to sliding contact with another object. 2 टाइप के डिफॉर्मेशन होते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इलास्टिक डिफॉर्मेशन। दोनों में फ़र्क क्या है? तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में आप कुछ डिफॉर्म होता है, लेकिन जब आप एक्सटर्नल लोड वापस ले लेंगे या एक्सटर्नल लोड ज़ीरो कर देंगे, देन वो प्रोडक्ट या वो सरफेस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। दैट इज़ नोन एज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। बट बर्निशिंग में क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। मतलब इफ़ यू अप्लाई सम लोड एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट लोड, आपका जो भी
वर्क के ऊपर आपने लोड अप्लाई किया है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिटेन नहीं करता है, दैट इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. सो बर्निशिंग इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ ए सरफेस ड्यू टू स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट विथ अदर ऑब्जेक्ट. आप दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट आपके वर्क पीस के ऊपर आप उसको मूवमेंट करवाते हैं या स्लाइड करवाते हैं, और ड्यू टू दैट देयर इज ए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन योर वर्क पीस. इट स्मूथ द सरफेस एंड मेक्स इट शाइनर. ये जो आप लोड अप्लाई करते हो या स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट से आप जो काम करते हो आपके वर्क पीस के ऊपर, तो उससे होता क्या है, तो आपका जो भी वर्क पीस है वो वर्क पीस स्मूथ होता है और शाइनिंग में आता है. सो बर्निशिंग में अकर ऑन एनी स्लाइडिंग सरफेस if the contact stresses locally exceeds the yield strength of the material. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हुआ उसमें, जो आप जो वर्कपीस के ऊपर जो सरफेस आप उसको स्लाइड करवाते हैं, तो इफ द कॉन्टैक्ट स्ट्रेस लोकली एक्सीड्स द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, उसी के कारण आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है. बराबर. The phenomenon can occur both unintentionally as a failure mode and intentionally as a part of a manufacturing process. It is a squeezing operation under cold working. जैसे कोल्ड वर्किंग में स्क्वीजिंग ऑपरेशन होता है वो बर्निशिंग प्रोसेस में होता है. ये जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, एक बॉल है और नीचे एक प्लेट है. प्लेट में मैंने बीच वाला जो येलो ग्रीनिश पोर्शन है वो राउंडेड किया हुआ है. ये जो बॉल वाला पोर्शन जिसमें बी और सी लिखा हुआ है उसमें क्या होता है कि आप उसको रब करते हैं. अभी ये बॉल को आप जितनी भी बार रब करेंगे, पहले ओरिजिनल प्लेट जो आपका था वो फ्लैट था, लेकिन बॉल का जो राउंडेड पोर्शन उसके ऊपर कंटिन्यूस रब करने से आपका जितने भी एरिया में बॉल का कांटेक्ट होता है वो एरिया आपका राउंड हो गया. मतलब ये मैंने आपको बहुत एनलार्ज करके फिगर दिखाया है. ये जितना राउंडेड हुआ है इतना ज़्यादा आपको होता नहीं है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ये होता है. लेकिन फॉर द बेटर विजुलेशन मैंने यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा दिखाया हुआ है. सो बर्निशिंग ऑपरेशन में क्या हुआ कि एक ऊपर का जो येलो कलर का जो पोर्शन है वो कंटिन्यूस में आपको नीचे जो प्लेट वाला आपका वर्कपीस है उसके ऊपर में कंटिन्यूसली उसको मूविंग करवाता हूँ या रबिंग करता हूँ. बराबर. अभी उसमें दो चांसेस है. हो सकता है कि आपका वर्कपीस का हार्डनेस, जो आपका जो टूल है, जो येलो कलर का बॉल है दैट इज़ योर टूल, और नीचे जो ग्रे कलर का प्लेट है दैट इज़ योर वर्कपीस, हो सकता है कि आपका वर्कपीस का हार्डनेस आपका टूल के हार्डनेस से ज़्यादा है. तो क्या होगा, उल्टा होगा. जो भी आप उसके ऊपर आप मूवमेंट करवाते हैं उसका हार्डनेस कम है, तो आपका जो वर्कपीस है उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, बल्कि जो आपका टूल है उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा. सो इम्पोर्टेंट क्या हुआ उसमें इम्पोर्टेंट ये हुआ कि आपका जो भी वर्कपीस है वो वर्कपीस का हार्डनेस आपका टूल का हार्डनेस से कम होना चाहिए. क्लियर. मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि जैसे नीचे प्लेट वाला पोर्शन है वो आपका वर्कपीस है, ऊपर जो येलो पोर्शन है राउंडेड बॉल टाइप का दैट इज़ योर टूल. मैं कंटिन्यूसली आपका टूल को या बॉल को उसके ऊपर मैं मूवमेंट करवाता हूँ. तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, आपका जो प्लेट है उसमें बॉल का जितना भी पोर्शन उसके कांटेक्ट में आता है इतना पोर्शन में आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है. लेकिन अगर आपका नीचे वाला जो प्लेट है उसका हार्डनेस आपका टूल के हार्डनेस से अगर ज़्यादा है तो यही प्रोसेस उल्टा होगा. आपका प्लेट के ऊपर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, बल्कि बॉल के ऊपर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, और बर्निशिंग प्रोसेस आपका बॉल के ऊपर होगा. क्लियर.
जैसे मैंने ये दूसरे स्केच में भी दिखाया हुआ है। जैसे मान लो कोई एक ग्रे कलर का प्लेट है, उसके ऊपर आपका एक टूल आता है जो मरून कलर का मैंने दिखाया हुआ है। उसमें दो पॉसिबिलिटी है। एक तो पॉसिबिलिटी नंबर ए, उसमें क्या होता है कि मैं लोड अप्लाई करता हूँ, तब तक आपका जो वर्क पीस है उसमें डिफॉर्मेशन होता है। लेकिन जब भी मैं ये लोड ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ, तब क्या होगा, आपका वर्क पीस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। दैट इज़ द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जैसे मैंने पहले आपको समझाया। लेकिन बी सिचुएशन में क्या होता है, मैं आपके वर्क पीस के ऊपर लोड अप्लाई करता हूँ, एंड आफ्टर सम टाइम इफ आई रिमूविंग दैट लोड, देन देयर इज ए डिफॉर्मेशन इन योर वर्क पीस। वो डिफॉर्मेशन को बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये फिगर जो मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज योर बर्निशिंग टूल। जैसे बर्निशिंग टूल तो एक्सट्रीम लेफ्ट राइट साइड है, दैट इज द नोन एज द शेंक। शेंक मतलब आपने ड्रिल टूल देखा हुआ है। ड्रिल टूल जो भी आपका ड्रिल मशीन के स्पिंडल में जाता है, वो पोर्शन जो जाता है दैट इज नोन एज अ शेंक। तो सेम वे ये शेंक आपका कोई भी मशीन के स्पिंडल में फिट होगा। और नीचे के जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है, उसमें मैंने आपको जो स्टील कलर के जैसे दिखते हैं, वो राउंडेड पोर्शन जो टूल जो मैंने फिक्स किया हुआ है वो है। यहाँ पे वो 7 जो क्वांटिटी है वो 7 है। ऐसा नहीं है कि 7 ही होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, और नंबर ऑफ जो टूल्स होते हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये टूल को मैं आपका ड्रिल मशीन में फिट करता हूँ, और ड्रिल के टेबल के ऊपर मैंने ड्रिल किया हुआ कोई एक वर्कपीस रखा है, जिसमें मैंने ये जो डायमीटर है वही साइज़ का एक वर्कपीस उसमें वर्कपीस में ड्रिल किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, वर्कपीस फिट करने के बाद इस स्पिंडल को नीचे लाऊंगा और ये टूल आपके वर्कपीस के अंदर जाएगा, तो वो मैक्सिमम आरपीएम के घूमेगा, और ये जो टूल है वो उसके अंदर जो ड्रिल किया हुआ वर्कपीस है उसके अंदर शाइनिंग क्रिएट करेगा। वो कैसे करता है वो मैं आपको समझाता हूँ आपकी ये नेक्स्ट स्लाइड में। सो बर्निशिंग कैसे वर्क करता है, तो बर्निशिंग इज ए सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। बर्निशिंग को सुपर फिनिशिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। इट इज़ ए कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। यहाँ पे कुछ भी वर्कपीस को या टूल को हीट किया हुआ नहीं होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ए कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, विच प्रोड्यूसेस ए फाइन सरफेस फिनिश बाय द प्लेनेटरी रोटेशन ऑफ हार्डन रोलर्स। जैसे मैंने समझाया था, हार्डन रोलर्स क्यों यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, ऐसा ना हो कि आपका रोलर्स आपका वर्कपीस से ज़्यादा सॉफ्ट हो। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वर्कपीस में जो भी आपने ड्रिल किया हुआ है उसमें फिनिशिंग नहीं होगा, लेकिन वो इफेक्ट आपका रोलर से, जो टूल के रोलर से, उसमें आएगा। सो आपको वो केयर लेनी पड़ेगी कि आपका जो वर्कपीस है, वो जो मटेरियल है वो जितना भी हार्ड है उससे ज़्यादा हार्ड मटेरियल का रोलर्स आपको सिलेक्ट करने का है। और प्लेनेटरी रोटेशन मतलब वो एक ही प्लेन में घूमता है, प्लेन उसका चेंज नहीं होता है, बराबर है। सो बर्निशिंग इज ए सुपर फिनिशिंग प्रोसेस, इट इज़ ए कोल्ड वर्किंग प्रोसेस which produces a fine surface finish by the planetary rotation of hardened rollers over a bored or turned metal surface। ड्रिल किया हुआ, बोरिंग किया हुआ या टर्निंग किया हुआ कुछ भी सरफेस है, उसके ऊपर ये आपको शाइनिंग देता है। ये अभी शाइनिंग कैसे देता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सिंस ऑल मशीन सरफेसेस कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पिक्स एंड विलीज। जैसे आपने कोई भी वर्कपीस में मशीनिंग किया हुआ है, तो मशीनिंग करने के बाद आप उसके ऊपर आपका उंगली घुमाएंगे तो आपको कुछ फीलिंग होता है। वो फीलिंग क्या होता है कि आप माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव होता है, उसको पिक्स एंड वैलीज बोलते हैं। वो सरफेस एकदम प्लेन नहीं होता है। तो वो जो प्लेन सरफेस नहीं होता है
अगर आपने कोई वर्कपीस में ड्रिल किया हुआ है या बोरिंग किया हुआ है, उसके अंदर आप उंगली घुमाएंगे तो आपको कुछ फीलिंग होता है, दैट इज ड्यू टू पिक्स एंड वैलीज इन दैट होल या बोर होल। अभी आप वो बोर किया हुआ होल में ये जो टूल घुमाएंगे, बर्निशिंग टूल घुमाएंगे, तो क्या होता है कि जो पिक वाला जो पोर्शन होता है वो वेलिस वाला पोर्शन में चला जाता है। तो वो कंटिन्यूसली वो प्रोसेस करने से वो एकदम स्मूथ और शाइनिंग वाला हो जाता है। और ये जो होता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि टूल उठा लेने के बाद आप वेलिस में से वो मटेरियल निकलने के बाद अगेन पिक जनरेट होता है, वो नहीं होता है। सो बर्निशिंग टूल में आप कंटिन्यूस उसको घुमाएंगे सेम एक्सिस पे, जो पिक्स होता है वो पिक्स वाला जो मटेरियल होता है वो आपका वेली में चला जाता है या जिसमें खड्डा है उसमें फिल हो जाता है, और वो मटेरियल एकदम स्मूथ और शाइनिंग सरफेस वाला हो जाता है। और वो शाइनिंग कैसा होता है? मिरर फिनिश होता है, बराबर है। और वो वर्क हार्डन होता है, एंड ये करने से आपका जो भी वर्क पीस है उसका वियर एंड कोरोजन रेजिस्टेंस वो सरफेस का इम्प्रूव भी होता है। और दूसरा बड़ा एडवांटेजेस क्या है कि ये करने का बर्निशिंग करते हैं तो आपको लैपिंग और हॉर्निंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था आपका बर्निशिंग कैसे काम करता है। अभी हम देखेंगे कि बर्निशिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो नंबर 1, मिरर फिनिश इन वन पास। एक ही पास में आप मिरर फिनिश ला सकते हो, एक्यूरेट साइजिंग ला सकते हो, क्लोज टॉलरेंस में होता है, एंड एलिमिनेट्स लैपिंग एंड हॉर्निंग। जैसे मैंने पहले बताया कि फिनिश उसका मिरर टाइप का होता है, एकदम मिरर, मतलब आप उसमें आपका चेहरा देख सकते हो। एक ही पास में ये हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको आप फर्स्ट पास, सेकंड पास या थर्ड पास करने का होता है। जो साइज़ होती है वो एकदम एक्यूरेट होती है और उसका टॉलरेंस बहुत क्लोज होता है, और बर्निशिंग करने के लिए करने के बाद आपको उसको लैपिंग और हॉर्निंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड एडवांटेज उसका क्या है? दैट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग द मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज लाइक वर्क हार्डन सरफेस वो क्रिएट करता है, एंड उसका जो भी वर्क पीस है उसका फटिग स्ट्रेंथ भी वो इम्प्रूव करता है। तीसरा बर्निशिंग का एडवांटेजेस क्या है? तो नो एडिशनल मशीन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो टूल होता है वो टूल आप कोई भी मशीन में, आप लेथ मशीन के जो डेड सेंटर है या आप उसको आप अपना ये ड्रिल मशीन में भी आप फिट कर सकते हो। तो बर्निशिंग टूल फिट करने के लिए आपको कुछ नया मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड लॉन्ग टूल लाइफ, नो ऑपरेटर स्किल रिक्वायर्ड, लो पावर रिक्वायरमेंट्स एंड मैक्सिमम पार्ट्स इंटरचेंजेबल। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसका टूल लाइफ लंबा होता है, कोई ऐसा स्किल ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक बार उसको टूल फिट करके दे दे वर्क पीस में, वो आराम से वो काम करता रहता है, एंड पावर कंजम्पशन लो होता है, और जो भी टूल्स में जो बॉल्स रोलर्स यूज़ किए हुए वो इंटरचेंजेबल होता है। सो टूल का कॉस्ट भी बहुत कम पड़ता है। सो ये था आपका एडवांटेजेस ऑफ बर्निशिंग प्रोसेस। नाउ उसके बाद वाला जो प्रोसेस है दैट इज़ द पाउडर कोटिंग। सॉरी। तो पाउडर कोटिंग क्या है? पाउडर कोटिंग इज ऑल्सो नोन एज ए प्लास्टिक कोटिंग। वो कैसे होता है? तो पाउडर कोटिंग इज अ टाइप ऑफ कोटिंग दैट इज अप्लाइड एज ए फ्री फ्लोइंग ड्राई पाउडर। आप कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर ड्राई पाउडर, जैसे आप पेंट करते हो तो पेंट क्या होता है, लेकिन वो वेट कंडीशन में होता है, मतलब गीला होता है। जबकि पाउडर कोटिंग में आप ड्राई पाउडर, अलग अलग कलर जो भी आपको चाहिए वो कलर का आप पाउडर उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। अनलाइक कन्वेंशनल लिक्विड पेंट, आप जो लिक्विड पेंटिंग जो करते हैं विच इज़ डिलीवर वाया एन इवोपरेटिंग सॉल्वेंट, ये सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसे सॉल्वेंट ऐड करते हैं जो इवोपरेट हो जाता है। पाउडर कोटिंग इज टिपिकली अप्लाइड इलेक्ट्रोस्टैटिकली एंड देन क्योर्ड अंडर हीट और विथ अल्ट्रावायोलेट लाइट।
जो आपका जो पेंटिंग होता है वो कैसे करते हैं, तो पेंटिंग में वेट कंडीशन में होता है, और वो सूखता कब है, पेंटिंग के अंदर एक सॉल्वेंट होता है, वो सॉल्वेंट जब सूख जाता है तभी आपका जो पेंटिंग किया हुआ सरफेस है वो सूखता है। लेकिन पाउडर कोटिंग में आप वेट कंडीशन में यूज़ नहीं करते हैं, वो ड्राई कंडीशन में यूज़ करते हैं। लेकिन वो कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रोस्टैटिकली अप्लाई करते हैं, और उसको उसके बाद में अप्लाई करने के बाद में आप उसको क्योर करते हैं, कैसे, हीट में या अल्ट्रावायोलेट लाइट में, बराबर। दैट इज नोन एज ए पाउडर कोटिंग। उसका कौन कौन से मेथड्स है, एक तो डिपिंग है, लिक्विड प्लास्टिसोल मेथड है, फाइन पाउडर मेथड है, दूसरा है स्प्रेइंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग है, और फ्लेम स्प्रेइंग है, और थर्ड वन इज द डिपोजिटिंग, दैट इज वैक्यूम कोटिंग। ये जो तीन अलग अलग मेथड है जिससे आप पाउडर कोटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट सुपर फिनिशिंग प्रोसेस इज द पॉलिशिंग। पॉलिशिंग में जनरली दो स्टेप होते हैं, एक तो रफ पॉलिशिंग और फाइन पॉलिशिंग। रफ पॉलिशिंग किसको कहते हैं, तो टॉप एंड बॉटम सरफेस आर मेड, जैसे मान लो कोई आपका कोई वर्क पीस है, तो आपने जो भी लास्ट ऑपरेशन किया है उसका आपको जो रिक्वायरमेंट है पॉलिशिंग की वो ठीक तरह से नहीं होती है, तो आप कोई मशीन में उसको पकड़ के उसके ऊपर आप जो में या वर्क आपका जो फिटिंग शॉप होता है उसमें वाइस होता है, वाइस में वो वर्क पीस को पकड़ के आप उसके ऊपर फाइलिंग करते हैं, या वही काम जो आपको ये फाइलिंग किया, दैट इज़ द मैनुअल वर्क। लेकिन अगर वो वर्क बड़ा है तो आप इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैनुअल वर्क आप मशीन के ऊपर काम करेंगे, वर्क पीस को आप जो में पकड़ के उसके ऊपर टूल से आप काम करते हो। तो ये जो काम होता है वो लेकिन रफ पॉलिशिंग करता है, वो आपको जो रिक्वायरमेंट होती है इतना आपको उसमें फिनिश नहीं मिलता है, बराबर। ये दैट इज़ द रफ फिनिशिंग, रफ पॉलिशिंग। रफ पॉलिशिंग क्या हुआ कि अगर आप हाथ से फ्लैट फाइल से या आप मशीन पे आप मशीनिंग करेंगे तो जो भी पॉलिशिंग मिलेगा दैट इज़ द रफ पॉलिशिंग। लेकिन फाइन पॉलिशिंग क्या होता है, तो ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ पॉलिशिंग स्क्रैच इंक्रीज बाय नंबर 40 पेपर और 600 पेपर आर completely removed and specimen surface become scratch free। आपका जो स्पेसिमेन, यहाँ पे स्पेसिमेन यूज़ किया है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज़ द वर्ड वर्क पीस, या आपका प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को आप 40 नंबर जो पेपर होता है या 600 नंबर का जो पेपर होता है उसके ऊपर आप रब करेंगे, तो जो मशीनिंग में या फाइलिंग में जो भी स्क्रैचेस है वो आप रिमूव कर पाएंगे। लेकिन जो फाइन फिनिशिंग होता है उसमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम रिक्वायर्ड इन फाइन पॉलिशिंग डिपेंड्स ऑन द केयर विच, लेकिन वो कम कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो कि आप रफ फिनिशिंग जितना भी किया है वो जितना अच्छी तरह से करेंगे तो आपको फाइन फिनिशिंग में या फाइन पॉलिशिंग में काम आपको कम करना पड़ेगा, या आपका टाइम उसमें बच सकता है। दूसरा एक मेथड है जो फाइन पॉलिशिंग है, उसका है आपको इलेक्ट्रोलिटिक पॉलिशिंग। इलेक्ट्रोलिटिक पॉलिशिंग में क्या होता है, स्पेसिमेन जो होता है वो आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो एनोड के हिसाब से, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि एक एनोड होता है वो कैथोड होता है, एनोड से जो भी मटेरियल है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता है। ये सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक आपकी प्रोसेस है। यहाँ पे एनोड आपको किसको बनाना है, आपका जो वर्क पीस है या स्पेसिमेन है उसको आपको एनोड बनाने का है। मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा, उसमें आपको कम्प्लीटली भी समझ में आएगा। आपको उसमें डायरेक्ट करंट अप्लाई करने का है, वो अप्लाई करने से बीच में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन से आपका जो एनोड किया हुआ, एनोड जो बनाया हुआ आपको जो स्पेसिमेन है उसमें जितने भी जो पिक्स एंड वैलीज है, तो पिक्स वाला जो मटेरियल होता है वो रिमूव होके आपका एनोड के ऊपर स्टिक हो जाता है। ये जैसे मैं ये फिगर आपको दिखा रहा हूँ, तो फिगर में आपको समझाऊँ कि जैसे जो येलो कलर का है दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है,
जो उसके ऊपर स्पेसिमेन दिखाया है दैट इज़ योर वर्क पीस, जिसे मैंने एनोड बनाया हुआ है। आप डीसी करंट सप्लाई करते हैं, नीचे एक कैथोड दिया है, कोई भी मटेरियल का कैथोड हो सकता है, स्टरर दिया है। स्टरर क्यों दिया है कि ये जो सॉल्यूशन है उसका आपको बेटर फंक्शनिंग मिले, वो कंटिन्यूसली घूमता रहे, इसके लिए उसको मैंने स्टरर दिया हुआ है। तो जब आप इलेक्ट्रिक डीसी सप्लाई देंगे तो स्पेसिमेन में जितने भी रफ सरफेसेस जो भी है वो रफ सरफेसेस के ऊपर से मटेरियल रिमूव होके आपका कैथोड के ऊपर स्टिक हो जाता है। दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक पॉलिशिंग प्रोसेस। नाउ ये आपका जो चैप्टर है यहाँ पे एडवांस सुपर फिनिशिंग टेक्नोलॉजी वो ख़त्म होता है। यू हैव टू राइट डाउन द आंसर फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1, explain burnishing process, powder coating process and polishing process in detail. Thank you.